इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को यूज करते हैं, राइट। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दो डीज होती हैं साइक्लोट्रॉन के अंदर, देयर आर टू डीज, और जिसके अंदर हमारे पास चार्ज पार्टिकल रोटेट करता है, जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल रोटेट करता है और वो एक्सेलरेट होता है। तो सबसे पहली चीज की टाइम रिक्वायर्ड इन 1D मतलब इस डी के अंदर एक चार्ज पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा सर्कल कंप्लीट करने में। एक कंप्लीट सर्कल करने में कितना टाइम लगता है, दैट इज 2πm/cube। तो टाइम रिक्वायर्ड 1D दैट इज अ हाफ सर्कल, और हाफ सर्कल को करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज 5m/d3। दिस इज द टाइम इन द साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन के अंदर आधा सर्कल करने में इतना टाइम लगेगा। बाकी अगर मैं बात करूं टोटल टाइम ऑफ कंप्लीटिंग वन सर्कल या फ्रीक्वेंसी या टोटल एनर्जी, या अगर मैं Emax की बात करूं साइक्लोट्रॉन की, तो Emax कितना होगा, दैट इज Q² d² r max का होल स्क्वायर। जितना मैक्सिमम रेडियस होगा डीज का अपॉन 2, यही सब फॉर्मूला हमारा काइनेटिक एनर्जी का है ना। और यहाँ पर भी हमारे पास तीन फॉर्मूला आया था, दैट इज तो उसके बीच में r² अपॉन 2 ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ये क्लियर है सभी को, ठीक है। इन दो फॉर्मूलास को नोट डाउन करो साइक्लोट्रॉन के अंदर। आगे लिखो बेटा, नया हेडिंग लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। फर्स्ट लिखो बेटा, साइक्लोट्रॉन कैनॉट एक्सेलरेट uncharged particles like neutrons, वो न्यूट्रॉन नहीं था, वो ड्यूट्रॉन था, दैट इज द आइसोटोप ऑफ साइक्लोट्रॉन। सेकंड लिखो बेटा, साइक्लोट्रॉन कैनॉट एक्सेलरेट electrons. Cyclotrons cannot accelerate electrons because they have very small mass. Because they have very small mass. Electrons start moving at a very high speed. Electrons start moving at a very high speed.
when they gain small energy in the cyclotron. When they gain small energy in the cyclotron. So oscillating electric field makes them to go quickly, out of phase because of their very high speed. Third point लिखो, positive charge particles having large mass cannot move at limitless speed in cyclotron. Because when speed become comparable to light, that is 20 mega electron volt. The mass of the ion increases as per relation इसको नोट करें। देखो बेटा, यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि बेसिकली क्या होता है कि हर मास का ना, अगर तो मास स्टेशनरी है तो उसका मास रहता है फिक्स। जब वो हाई स्पीड पर मूव करने लग जाता है तो हर पार्टिकल का मास बढ़ जाता है। ये आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी, ठीक है ना। आइंस्टाइन ने बोला था कि अगर मास का अगर स्पीड बढ़ाते जाएंगे हम तो एट हाई स्पीड, ठीक है, वैसे हमारा मास बढ़ता है बट वो हमारी स्पीड बहुत कम होती है, हम 200-300 स्पीड तक जाते हैं। इफ वी मूव विद द कंपैरेबल स्पीड ऑफ लाइट तो हमारा मास बढ़ जाए, कोई भी पार्टिकल होगा उसका मास बढ़ जाता है। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि हाँ भाई, जो सा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ज्यादा कम है, इतना कम है कि उसको हम थोड़ा सा एक्सीलरेट करवाते हैं उसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो सा ऑसिलेटर होता है ना, ऑसिलेटर को हम यहाँ पर ऑसिलेटर के अंदर फ्रीक्वेंसी फिक्स करनी पड़ती है कि ये इतने टाइम के बाद इतनी फ्रीक्वेंसी दिख रहा है पर सेकेंड। अब अगर देखिए पार्टिकल का मास ही चेंज हो गया, अगर पार्टिकल का मास चेंज हो गया तो रेडियस का क्या फॉर्मूला है, दैट इज
mv अपॉन qb, है ना। या वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, जैसे qb r अपॉन m। पर अगर मास कांस्टेंट नहीं है, अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो हमारे पास वेलोसिटी वेरी कर जाएगी, है ना, या रेडियस वेरी कर जाएगा हमारा, तो जिसके कारण वो आउट ऑफ फेज हो जाएगा ऑसिलेटर। अगर वो ऑसिलेटर के आउट ऑफ फेज हो गया तो वो पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। बात समझ लेना। अब जैसे हमारे को किसी भी स्ट्रिंग कुछ झूला है, कुछ झूला झूल रहा है, अगर लेट्स से मेरे को उसको प्रॉपरली उसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करना है, एम्पलीट्यूड मतलब वो कितना आगे जा रहा है उस चीज को इंक्रीज करना है, तो मेरे को इन फेज फोर्स लगाना पड़ेगा। इन फेज फोर्स का क्या मतलब होता है कि यानी कि जब वो आगे जा रहा है तो उसको आगे को फोर्स लगाना पड़ेगा, और जब वो पीछे को आ रहा है तो उसको पीछे को फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। अगर मैं ऑपोजिट करने लग जाऊं कि जब वो पीछे को आया तो मैं आगे को फोर्स लगाऊं, और जब वो आगे जा रहा है तो मैं उसको पीछे को फोर्स लगाऊं, तो क्या उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा? नहीं होगा, यानी कि वी हैव बिकम आउट ऑफ फेज। ये रीजन जो लिमिटेशन है साइक्लोट्रॉन की। नेक्स्ट लिखो बेटा, यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन। यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन। फर्स्ट लिखो, इट इज यूज्ड to produce radioactive materials for medical purposes. Is used to produce it is used to produce radioactive materials for medical purposes. Example, for purpose of diagnostics and treatment of cancer and treatment of chronic diseases Second लिखो बेटा, it is used to synthesize fresh substances. It is used to synthesize fresh substances. Third लिखो बेटा, it is used to improve the quality of solids. By adding ions. Fourth लिखो बेटा, it is used to bombard BOMBARD. It is used to bombard the atomic nuclei with highly accelerated particles to study the nuclear reactions. To study the nuclear reactions. Heading to note down. What's very good, beta? Beta, now one topic of magnetic chapter is complete. Now we are moving on to the second topic. Okay, that is Biot-Swartz law. What's very good, beta? Biot-Swartz law is used to determine
strength of magnetic field, strength of magnetic field at any point due to current carrying conductor, at any point due to current carrying conductor. देखो, जब ये मैग्नेटिज्म जब स्टार्ट हुआ था तो हमने क्या चीज डिस्कस की थी कि एक करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। भैया वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो कर रही है, बट अब उस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कैसे करना है? हमारे को एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी चाहिए जिससे हमारे को पता चले कि यार मैग्नेटिक फील्ड जो करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस कर रही है वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है और उसका कैलकुलेशन हम कैसे करें। तो इसका कैलकुलेशन हमारे को किसने बताया था? दो साइंटिस्ट ने बताया था। वन वाज बायो-सवार्ट्स लॉ एंड सेकंड वाज एम्पियर-सर्किट लॉ। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट लॉ करने जा रहे हैं, दैट इज बायो-सवार्ट्स। ठीक है, और इसको साथ के साथ नोट डाउन केयरफुली करना, राइट।
देखो भैया हमारे पास ना एक करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब हमारे को कैसे पता चलेगा यार ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। साइंटिस्ट क्या करते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स को वेरी करते हैं, कीपिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट, एंड दे कम टू नो कि ये पर्टिकुलर चीज किस चीज से वेरी कर रही है, राइट। तो सबसे पहले बायोस्पॉट्स जो पर्सन था उसने क्या किया, उसने क्या देखा कि करंट कैरिंग वायर का ना उसने छोटा सा लेंथ लिया, लेट्स से उसने 1 सेंटीमीटर का एक वायर लिया और उसके कारण उसमें से करंट को कुछ भेजा, लेट्स से कुछ 2 एम्पीयर करंट को भेजा। तो उसने देखा कि यार कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। फिर उसने 2 सेंटीमीटर लेंथ की वायर ली, उसने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। तो यानी कि उससे उसको क्या पता चला कि जो सी मैग्नेटिक फील्ड है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है कि वायर की कितनी लेंथ यूज करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। फिर उसने क्या किया, लेंथ को फिक्स कर दिया, लेट्स उसने एक फिक्स लेंथ ऑफ वायर को ले लिया और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी कि पॉइंट का वायर से पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स्ड है, उसने पहले करंट को भेजा 1 एम्पीयर, उसने देखा कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, उसने कुछ मेजर किया मैग्नेटिक। फिर उसने 2 एम्पीयर करंट भेजा, उसने देखा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। फिर उसने 5 एम्पीयर करंट को भेजा, उसने देखा और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। यानी कि इससे क्या चीज पता चली, इससे पता चली कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, करंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी कर रही थी, करंट को बढ़ाने से बढ़ रही थी, तो हमने लिख दिया कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है करंट को बढ़ाने से, यानी कि करंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो ये 2 चीजें हैं। इसके बाद क्या किया, उसने डिफरेंट पॉइंट्स पर, जैसे ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, इसमें करंट ऐसे करके जा रहा है, इसने पहले पॉइंट यहां पर लिया, इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, फिर उसने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां पर पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की, फिर यहां से यहां पर 5 सेंटीमीटर यहां पर कैलकुलेट किया, फिर यहां से ऐसे 5 सेंटीमीटर ऊपर यहां पर कैलकुलेट किया। उसने देखा कि ये जो सा पॉइंट का एंगल है ना इस वायर से, इस पॉइंट का एंगल है इस वायर से, अगर मैं इसको वेरी करता हूं और मैं एग्जैक्टली अगर वायर के ऊपर आ जाता हूं, यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आ जाता हूं, देखो ना ये एंगल फिट है, किसने बोला है कि यहां पर थीटा आपने बनाया है, ये एंगल फिट है हमारे पास, और ये पॉइंट P पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। और अगर मैं इसको ऐसे मूव करते 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 इस वायर के एग्जैक्टली ऊपर आ जाऊंगा तो थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, और अगर थीटा का वैल्यू 0 हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू 0 आ रही थी जब बायोस्वार्ट्स ने एक्सपेरिमेंट किया। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वाज डिपेंडिंग ऑन एंगल थीटा व्हिच वाज बिटवीन डीएल वेक्टर, ये डीएल वेक्टर है हमारे पास, दिस इज द डीएल वेक्टर, और ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। एक बात याद रखना, जो सा हमारे पास करंट होता है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, करंट फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ वायर। वायर का जो डायरेक्शन है ये हम एनालॉगी कैसे यूज करते हैं, बेसिकली मूव तो करंट ही कर रहे हैं, ठीक है, वायर का लेंथ ऐसे करके लेना है या ऑपोजिट लेना है, दैट डिपेंड्स कि करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वायर की तरफ। और करंट 2 तरीके से फ्लो कर सकता है, या तो पाइप में पानी इस तरफ जा सकता है या उसको ऑपोजिट तरफ जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं। सिमिलरली अगर करंट ऐसे घूम के जा रहा है तो हमारे पास अगर ऐसे आ रहा है तो डीएल लेंथ का वेक्टर ये बनेगा, दिस इज द डीएल लेंथ। तो डीएल और आर के बीच में एंगल कितना आ गया हमारे पास, थीटा एंगल आ गया। इसके बाद फिर हमने क्या किया कि इन तीनों चीजों को फिक्स कर दिया, तीनों चीजों को फिक्स कर दिया, पॉइंट को मूव किया, पॉइंट को मूव किया, पहले हमने पास में रखा, फिर दूर लेकर गए, फिर और दूर लेकर गए, और हमने क्या देखा कि जैसे जैसे पॉइंट वायर से दूर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कम हो रहा है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कम हो रहा था, उसने कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन से पता चला कि वो 1/r² के साथ वेरी कर रही है। फिर उसने सभी चीजों को कंबाइन कर दिया, कंबाइन करके एक फॉर्मूला बना, दैट इज dq is equal to ideal sin theta upon r², ideal sin theta upon r²। और इसके बाद हमने इस साइन को हटाने के लिए, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया k, और k का वैल्यू जब हमने कैलकुलेट किया, ये k का वैल्यू
बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। ये के का वैल्यू डिपेंड करता है किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर देख रहा हूँ, फ्री स्पेस के अंदर देख रहा हूँ, वैक्यूम के अंदर देख रहा हूँ, वाटर के अंदर देख रहा हूँ, इस पर्टिकुलर ऑयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को देख रहा हूँ। तो ये चीज किसके ऊपर डिपेंड करती है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर हम एयर के अंदर हैं तो हम के की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बेटा किया था, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू k q1 q2 ओवर r स्क्वायर। और वहां पर हमारे पास बेटा k का वैल्यू क्या आया था, दैट इज 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन। और यहां पर हमारे पास k का वैल्यू क्या है, दैट इज एप्सिलॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है वहां पर, ठीक है। यहां पर ये म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, और वहां पर हम एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते थे, परमिटिविटी, ठीक है। इट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। परमिटिविटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पेनिट्रेट कर सकती है पर्टिकुलर मीडियम के अंदर, और परमिएबिलिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना पेनिट्रेट कर सकती है एक पर्टिकुलर मीडियम के अंदर। और जब हमने बेटा इस चीज की वैल्यू को कैलकुलेट किया, के की वैल्यू को कैलकुलेट किया, दैट वाज कमिंग आउट टू बी बेसिकली के की वैल्यू 10⁻⁻7 आ रही, ठीक है। के की वैल्यू कितनी आ रही है, 10⁻⁻7, ठीक है। हाँ, और म्यू नॉट की वैल्यू क्या आ रही थी, म्यू नॉट की वैल्यू थी 4 पाई × 10⁻⁻7, म्यू नॉट की वैल्यू ये आ रही है, राइट। तो अब हमने, ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू ये है, इस म्यू नॉट की वैल्यू को हमने उठा के यहाँ पर पुट किया के की वैल्यू के टर्म्स के अंदर, तो हमारे पास के का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज 10⁻⁻7। के का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज, इस के का वैल्यू कितना है, 10⁻⁻7। और अगर मेरे को म्यू नॉट की टर्म्स में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है। और ये हमारा फॉर्मूला बना बायो-सावर्ट्स लॉ से, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। और ये वेक्टर फॉर्म है, लर्न करके कर लो, नहीं करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। कंपटीशन में अगर आ जाए तो इसको लिख पाओ, दैट इज डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और भी ये पता चल सकता है अगर कंपटीशन में है। सॉल्विंग फाइल इज अगर मेरे में पूछे, दैट इज dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। कुछ भी नहीं है, सभी फैक्टर्स को लिख दिया, कंबाइन कर दिया, और कंबाइन करके k लिख दिया, और k की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। कुछ है नहीं, क्लियर है बेटा सभी को, डन। नेक्स्ट हम एक डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। राइट डाउन द हेडिंग, दिस इज द लास्ट डेरिवेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग straight wire carrying current, straight wire carrying current, magnetic field due to straight wire carrying current। बेसिकली दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ, जो भी हमने लॉ किया ना बायो-सावर्ट्स लॉ, ये उसका एप्लीकेशन। इसको बेटा साथ में नोट डाउन कर लो अच्छे से, डिटेल में नोट डाउन करना। This derivation is important to both